भोजन एक संजीवनी का काम करते हैं, जहाँ पर कुछ कहने सुनने का मौका मिलता है। और विशेष करके जहाँ हमारे श्रद्धेय उपेंद्रनाथ पांडे जी और सुमन कुमार जी जैसे साहित्य के आत्मीय अध्येता, मैं गहन जानबूझकर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इन लोगों को जब भी मैंने सुना उसमें एक विशेष जुड़ाव मिलता है कि सचमुच ये लोग साहित्य जीते हैं। पाठक के रूप में अपने अधिकारी होने के बावजूद जिनसे हमारे आम जन को, श्रोता वर्ग को विशेष लाभ हो पाता है, उनकी अपेक्षा जैसे हम लोग जो शिक्षक हैं, जो आलोचक या अन्य रूप में संपादक रूप में विख्यात हैं, और कुछ निश्चित ढर्रे पर चलने के हम लोग इतने आदी हो चुके हैं कि आज की आलोचना भी, क्षमा के साथ में कहना चाहता हूं कि लगभग ऊंचे दर्जे के कुछ छात्र छात्राओं के नोट्स के रास्ते पर चल रही है। अभी श्रद्धेय सुमन कुमार जी जो भाषण दे रहे थे, या भाषण क्या दे रहे थे, स्वागत कर रहे थे, उसके संदर्भ में ही अत्यंत संक्षेप में रेणु जी और अज्ञेय जी के संदर्भ में जो इन्होंने व्यक्त किए हैं विचार, यह असाधारण है। इतने मुक्त भाव से अपने साहित्य का, अपनी परंपराओं का अध्ययन या उसको आत्मबोध जो कहा जाता है, वह अभी प्रचलित आलोचना में और अध्यापन में बहुत कम हो गया है। मुझे जब यहां आने का आमंत्रण मिला और पता चला कि अज्ञेय जी और रेणु जी दोनों को लेकर एक साथ कार्यक्रम हो रहा है, तो एक विस्मय सा मन में उठा। जहां तक मैं समझता हूं, इन दोनों महान हस्तियों पर एक साथ कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो संभवतः यह पहला है। अपने समय के दो महान हस्तियां कथा साहित्य में दोनों शीर्षस्थ, दो मिल स्तंभ है। शेखर एक जीवनी और मैला आंचल, इन दो को अगर आप छोड़ दें तो हिंदी कथा साहित्य का इतिहास बिल्कुल खंडित हो जाता है, अधूरा रह जाता है। इन दोनों के उल्लेख के बिना उसमें पूर्णता आ ही नहीं सकती है। ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से आप देखिएगा तो गोदान से यदि हम शुरू करते हैं तो प्रेमचंद के समानांतर उनके लगभग समकालीन जैनेन्द्र जी के उपन्यास खड़े दिखाई पड़ते हैं। अज्ञेय जी और यशपाल, इन दोनों की तुलना करने में आपको एक अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और एक विशेष तरह के आनंद से गुजरने का मौका मिलेगा। ठीक वैसा ही सर्वथा स्वतंत्र एक नए रूप में अज्ञेय जी और रेणु जी का द्वंद्व बनता है। रेणु जी का उपन्यास जो बैला आंचल है और अज्ञेय जी का जो प्रतिनिधि उपन्यास है शेखर एक जीवनी, उसमें भी उसका पहला भाग, उसके दो भाग हैं, लेकिन उसके दूसरे भाग को वह गंभीरता नहीं मिल पाई जो शेखर एक जीवनी पहला भाग को मिली है। आप पाएंगे, हो सकता है भिन्न मत हो, लेकिन मैंने ये पाया है कि एक कथाकार के रूप में दोनों ने उपन्यास और कहानियों में शीर्ष स्तर का निर्माण किया, जिसमें दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है। हाँ, दूसरा उसके समानांतर कोई खड़ा भले ही हो जाए। यदि अज्ञेय जी बिल्कुल आसमान है तो रेणु जी बिल्कुल धरती की मिट्टी से पैदा होते हैं, धरती के मिट्टी पर खड़े रह जाते हैं। यह अंतर है दोनों में। अज्ञेय जी विशिष्टताओं के कथाकार हैं और विशिष्टताओं के सृजन में आरंभ से अंत तक अपनी कथाओं में भी और अपनी कविताओं में भी वे विचरण करते यहां से वहां तक ये दिखाई पड़ते हैं। उनकी जो कविता है असाध्य वीणा, प्रसिद्धतम कविता है उनकी, सबसे सक्षम कविता, और हिंदी साहित्य की प्रसिद्धतम लंबी कविताओं में एक मानी जाती है। उसमें अज्ञेय जी साफ
प्रतिपादित करते हैं कि असाध्य वीणा कोई जिसे बजा नहीं सका, एक विशेष योगी ने उसमें ध्वनि, उसके तंत्रियों में ध्वनि पैदा की, लेकिन उसके छुआ तक नहीं, बस अपने आप में आत्म में साधना वह करता रहा, ध्यान करता रहा, और अचानक वीणा बज उठी और ऐसी बजी कि पूरा दिगंत गुंजित हो उठा। इससे असहमत आप हो सकते हैं, असत्य नहीं कह सकते, यह विशेष है। लेकिन रेणु जी की कथाओं में, उनकी कहानियों में ऐसी विशिष्टता आप कहीं नहीं पा सकते हैं। एक जो विशेष अज्ञेय प्रकृति के लेखक होते हैं, वे प्रायः शहरी या उच्च वर्ग के जीवन शैली के आदि होते हैं, मानसिकता के स्वभाव से युक्त होते हैं। वे अपनी लेखनी को छोड़ते हैं कि गांव देहात में पहुंचकर वहां के लोक जीवन के चित्रों को इकट्ठा करके ले आओ या उन्हें तैयार करो। रेणु जी उस मिट्टी के लेखक हैं, कथाकार हैं, जो अपने घर, अपने आंगन, अपने बगीचे में बैठे हुए अपनी लेखनी को कहते हैं कि हमारे समग्र राष्ट्र की जो मानवीयता है, उसकी गतिविधि को, उसकी धड़कनों को स्कैन करके ले आओ, जिसमें कुछ भी असत्य नहीं हो, कुछ भी अतिरिक्त नहीं हो और कुछ छूटे भी नहीं। अभी सुमन जी चर्चा कर रहे थे बैला आंचल की और उनकी अन्य पुस्तकों की। आप रेणु जी की हर पुस्तक में उनकी आंचलिकता को पाएंगे। वैसे आंचलिक कथा साहित्य में सबसे पहला योगदान रहा है ये आचार्य श्री पूजन सहाय का 1928 ईस्वी में, जो देहाती दुनिया नाम से उन्होंने उपन्यास लिखा था। लेकिन ये पता चला तब जब रेणु जी के बैला आंचल के प्रकाशन के बाद आंचलिक शब्द हमारे बीच आ गया, तब शोधार्थियों ने पाया कि अरे ऐसा एक उपन्यास तो पहले आ चुका है। अब इस विवाद में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं कि पहला आंचलिक उपन्यासकार हम किसे माने। एक ने उपन्यास लिख दिया और दूसरे ने उसको नाम दिया, उस धारा को नाम दिया जो ये सर्वसाधारण में जो स्वीकृत हुई। लेकिन रेणु जी की जो आंचलिकता है वह उनका मात्र एक प्रयोग नहीं है, वह उनकी अपनी जो जीवन शैली है, अपनी जो संस्कार हैं, उसकी सीधी अभिव्यक्ति है। वे अपनी आंचलिकता को इतना महत्व देते हैं, उसमें इतने गहरे तक डूब कर जीते हैं और उसको अभिव्यक्ति अपने लेखन में देते हैं कि समग्र राष्ट्र का स्पंदन उस उपन्यास, एक उपन्यास में आ जाता है। रेणु जी के अन्य उपन्यासों को, अन्य कहानियों को आप देखें, हर जगह आंचलिकता मिलेगी, लेकिन दो बातें प्रमुखता से आप रेखांकित कर सकते हैं। हर जगह आंचलिकता है, लेकिन रेणु जी में दोहराव कहीं नहीं है। आवृत्ति की ऊब से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात है कि रेणु जी ने अपनी आंचलिकता में जो विविधता का प्रतिपादन किया है, जितने तरह के चरित्र गढ़े हैं, उसमें आप चकित रह जाएंगे कि ऐसा एक क्रांतिकारी, बंदूक लेकर आंदोलन करने वाला, गोली चलाते हुए आंदोलन में सक्रिय होने वाला व्यक्ति कैसे इतना साहित्य का शुद्धतम रूप लिख सकता है कि उसमें आप नहीं निर्णय कर सकते हैं कि ये अपने व्यवहारिक जीवन में समाजवादी हैं कि कांग्रेसी हैं कि कम्युनिस्ट हैं। कभी भी उनका समाजवादी सिद्धांत, उनका वह जीवन उनके लेखक को परिचालित नहीं कर पाया है। वह अपनी जगह महत्वपूर्ण है। उसके बाद भी आंदोलनों में भाग लेते रहे, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सारा कुछ किया। लेकिन रेणु का कथा साहित्य उस कथा साहित्य का उदाहरण है जिसे कोई भी राजनीतिक धारा संचालित नहीं करती है। उनके चरित्रों में आप इतनी विविधताएं पाते हैं कि उसको देखकर चकित आपको रहना पड़ता है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह मानवेतर हो। रेणु जी के व्यक्तिगत जीवन
पर विशेष मैं यहाँ पर इसलिए नहीं जोर दे रहा हूं कि ताकि अधिकांश लोगों को मालूम है जो उनके पाठक हैं कि उन्होंने शुरू में क्रांतिकारी जीवन भी जिया, यहाँ से शिक्षा प्राप्ति के बाद में फिर अपना और सब ये जो किया, सत्यनाथ भादुड़ी से बहुत प्रेरित रहे थे। लेकिन विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जो नेपाल के प्रधानमंत्री भी बने थे, उनके साथ रेणु जी के व्यवहारिक या शैक्षिक जीवन का प्रारंभ हुआ, यह अभी तक बहुत लोग नहीं जानते हैं। जो उन्हें विशेष जानते हैं तो जानते ही होंगे, लेकिन सामान्य में यह बात कम लोगों को मालूम है। अभी पिछले साल एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, ये फारबिसगंज के बिरजू बाबू थे, रेणु जी के बहुत अच्छे मित्र, समाजवादी परिवार था उनका। उनके पास रेणु जी के बहुत सारे पत्र रेणु जी ने लिखे थे और उन पत्रों का संकलन पिछले वर्ष प्रकाशित हुआ है राजकमल से। उनमें बहुत सारे ये सब नई बातें मालूम होती हैं, जिनमें कुछ वैसे सूत्र मिलते हैं जिनको लेकर हम लोग परेशान रहा करते थे कि साहब रेणु जी में इतनी विविधता आई कैसे। सचमुच अपने व्यवहारिक जीवन में भी अनेक आयामों को उन्होंने जिया, अनेक लोगों को देखा, अनेक लोगों को देखा और हर जगह रेणु जी ने अपनी आत्मीयता खोजने की कोशिश की, कहीं पर नहीं भी मिली। लेकिन यदि उनको बिरजू बाबू जैसा मित्र मिल गया था जिसे वे बड़े भाई मानते थे, और उनके परिवार जैसा उनको यदि राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला उठ बैठ करने वाला परिवार मिल गया था, तो यह बड़ी बात है। और अपने जो विविध अनुभवों को अपने कथा साहित्य में उन्होंने संचित किया है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, उनकी आंचलिकता की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनके बैला आंचल में या प्रायः अन्य कहानियों में भी आपको नायक शायद नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत उच्च स्तर का मिलेगा। बैला आंचल का नायक कौन है, ये निर्णय आज तक मैं तो नहीं कर सका। डॉक्टर उसमें हैं, युवा हैं, उनका प्रेम का चित्रण है, लेकिन नायकत्व का निर्धारण करने के लिए ना काफी है। बैला आंचल नामक उपन्यास का नायक वह अंचल है, पूर्णिया का वह अंचल जो आरंभ से अंत तक हर अपने पात्रों पर हावी रहता है और जो अपने में इतनी गरिमा बटोर लेता है कि उसकी जो परिणति होती है, इस उपन्यास का जो फलागम होता है, उस फलागम के पास उस फलागम के साथ बावन दास को जो बैलगाड़ी के नीचे कुचल दिया जाता है, वहां पर वह पूरी तरह से आंचलिकता एक विस्फोट करती है जो पूरी राष्ट्रीयता के गतिविधि को अपने में समेट लेती है। भारतीय राजनीति में कांग्रेस की जो राजनीति सरकारी चली थी, रेणु जी के समय में उस दशा तक पहुंच चुकी थी जहां पर बावन दास जैसा गांधीवादी कार्यकर्ता बैलगाड़ी से कुचल दिया जाता है, और यदि उसके जैसा ईमानदार समर्पित राजनीतिक कार्यकर्ता गांधीवादी व्यक्ति कुचल दिया जाता है, तो वहां की जनता का क्या होगा, उसमें कितनी एकता आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, वह अपने बारे में कितना जान पाएगी, यह अंदाजा करना मुश्किल नहीं है। रेणु जी की एक कहानी है, ताबे एकला चलो रे, आप अभी चर्चा कर भी रहे थे। यदि रेणु जी के चरित्र विधान की विशेषताओं को देखना हो तो वह कहानी जरूर पढ़नी चाहिए, यदि अब तक हमने नहीं पढ़ी है तो। ताबे एकला चलो रे एक आधी पंक्ति है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कविता की, यदि तो डाक सुने कोई ना आसे ताबे एकला चलो रे। और यह इतनी लोकप्रिय हुई है आधी पंक्ति कि हिंदी क्षेत्रों में ये प्रायः मुहावरे के रूप में हम लोग भी प्रयोग करते रहते हैं। नहीं कोई साथ देता है, ठीक है चलो हम चलते हैं ताबे एकला चलो रे, रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है। लेकिन इस ताबे एकला चलो रे को अपनी कहानी में फणीश्वरनाथ रेणु ने जो गरिमा प्रदान की है, जो उसको एक सजीवता प्रदान की है, उसको देखकर दंग रह जाना पड़ता है। उस कहानी का नायक कोई गरीब व्यक्ति नहीं है, कोई अमीर व्यक्ति नहीं है, कोई पढ़ा लिखा विद्वान या मूर्ख नहीं है, उसका नायक है एक भैंसा जो मानवेतर प्राणी है। और मानवेतर प्राणियों में भी
गर्दभ गधा और भैंस या भैंसा, ये दो सबसे ज्यादा संवेदनहीन या मूर्ख माने जाते हैं। उनमें विवेक की कोई संभावना भी हो सकती है, ये सोचा ही नहीं जा सकता है। लेकिन तावे एकला चलोरे का जो भैंसा है वह अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। बड़े जमींदार वर्ग द्वारा किसी कुछ गरीबों के खेत पर कब्जा किया जा रहा है, ऐसी इसकी कथा वस्तु है। तो इस तरह की कथा वस्तु उसके पहले भी बहुत मिली थी। अमीर लोग गरीब को सताते हैं, खेत पर कब्जा कर लेते हैं, प्रतिरोध होता है, गरीब मार दिए जाते हैं या प्रतिरोध करके उनको भगा देते हैं। बिल्कुल प्रचलित सी कथा वस्तु है, कोई इसमें नयापन नहीं है। लेकिन उस कहानी में रेणु जी अपने उस अंतर्द्वंद की चर्चा करते हैं जो संभ्रांत वर्ग अपने सिद्धांतों के राह का राही होने के बावजूद, बार बार उस पर भाषण देने, एक दूसरे को प्रेरित करने के बावजूद जब मौका आता है तो खुद आगे बढ़ने में हिचक का, संकोच का, अंतर्द्वंद का शिकार हो जाता है। और वहां पर बिल्कुल जिनके खेत छीने जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं, वहां आर्तनाद की स्थिति बनाई है। कोई बचाने वाला उनको नहीं है। बार बार सूचना पा करके जो लाल बाबू हैं कथा के लेखक, वे अपने को चाहते हैं कि मैं वहां जाकर उनके पद से आवाज उठाऊं, लेकिन ऐसा वे नहीं कर पाते हैं। तब तक देखते हैं लोग कि एक भैंसा दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है और सीधे जो खेत रौंदने वाले लोग हैं उनकी तरफ आक्रमण के भाव से एकदम लगता है कि उनको कुचल डालेगा। रोकने का हर प्रयास, उसको रोकने का हर प्रयास विफल जाता है। अंततः जो वहां आतताई लोग जुटे हुए हैं, खेत रौंद रहे हैं, वे गोली चला देते हैं। पहली गोली लगने के बाद भी वह आगे बढ़ता रहता है, लेकिन दूसरी या तीसरी गोली लगने पर वह वहां एक को मार करके गिरा देता है, वहां पर घायल ही नहीं करता, मार देता है और उसके बाद पुनः वह वापस वहां से होता है। वहां से वापस होकर सीधे दौड़ता हुआ वह लाल बाबू जी के मकान के पास आता है। वे बैठे हुए हैं और उनके सामने गिरता है, गिरकर वह प्राण दे देता है। कहानी बहुत लंबी नहीं है, लेकिन इसमें जिस संवेदना के स्तर को फणीश्वरनाथ रेणु ने उद्घाटित करने का प्रयास किया है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक व्यक्ति की संवेदना या उसके अंतर संघर्ष का चित्रण करने में अज्ञेय जी, जैनेन्द्र जी इत्यादि जो मनोवैज्ञानिक और फ्रायडवादी इत्यादि जो कथाकार मनोविश्लेषक रहे हैं, उनमें बहुत सारी सामग्री बन सकती है आपकी। लेकिन उस भैंसे के अंतर्द्वंद का, उसकी संवेदना के स्तरों का जो चित्रण रेणु जी ने किया है, वह अन्यत्र आपको कम से कम हिंदी साहित्य में नहीं मिलने जा रहा है। एक चरित्र की दृष्टि से उस भैंसे के व्यक्तित्व में जो विशेषताएं आपको दिखाई पड़ती हैं, जो रेणु जी चित्रित करते हैं, उसका दूसरा उदाहरण आपको पूरे हिंदी साहित्य में किसी पुरुष मनुष्य पात्र में भी नहीं दिखाई पड़ेगा। मानवेतर नायकों में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत प्रसिद्ध है। सुब्रत नामक एक ऐतिहासिक घोड़ा भी प्रसिद्ध है, जिससे गिर करके वो तुगलक की मृत्यु हुई थी। लेकिन वे घोड़े अपने मालिक को ढोने में और उनको सही जगह तक पहुंचाने में या उनका बदला लेने में अपने प्राण देते हैं। लेकिन उस भैंसे के जो सबसे प्रिय व्यक्ति हैं वे लाल बाबू हैं। वे जनपक्षधर स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनसे हर कोई उम्मीद करता है कि वे आएंगे और हमारी आम जनता पर जहां भी शोषण दमन का आकार चलेगा उसका प्रतिरोध वे कम से कम जरूर करेंगे।
लेकिन वे बैठे रह जाते हैं और वहां पर प्रतिरोध करने वाला भैंसा पहुंचता है। यहां पर स्वाभाविक यह था कि उस भैंसे के अंदर यदि कोई चेतना है तो इनके प्रति उसमें घृणा पैदा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह रेणु जी की विशेषता है। लाल बाबू वहां पर प्रतिरोध करने नहीं पहुंचते हैं और वहां पर वह भैंसा न केवल पहुंचता है बल्कि वहां जो लोग खेत रोंद रहे हैं उनमें किसी को घायल करता है, किसी को मार भी देता है और अपने 2-3 गोलियां खाकर प्राणांत के कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां से वह अपना फर्ज जरूरी समझता है कि जाकर मैं कम से कम अपने उनको जो मेरे भी प्रिय हैं लाल बाबू को यह सूचना दे दूं कि मैंने आपका काम वहां जाकर कर दिया। और इस तरह वहां पर गिरकर उस भैंसे की मृत्यु हो जाती है। बंधुवर, हम लोग अंततः पाठक होते हैं साहित्य के, लेकिन आलोचक का काम होता है कि पाठक के सामने कुछ नए पन्ने भी वह प्रस्तुत करे, दृष्टिकोण में थोड़ा नयापन खरापन लाए। पश्चाताप के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान हिंदी आलोचना हमारी इस स्तर पर काम नहीं कर पा रही है। कवि अपने काम भरपूर कर रहे हैं, कथाकार अपने काम भरपूर कर रहे हैं, लेकिन आलोचना हमारी पिछड़ रही है। रेणु को मरे हुए आज दशकों हो गए। उनकी पुस्तकें कोर्स में लगी हुई हैं, छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, परीक्षा पास कर जाते हैं। उनके घर में किसी को मालूम भी नहीं कि मेरी बेटी ने या मेरे बेटे ने कौन कौन सी पुस्तक पढ़ी, उस पुस्तक की विशेषता क्या है। शिक्षक भी प्रायः गूगल से देखकर क्लास लेने लगे हैं। आलोचना में भी वह स्थिति दिखाई पड़ रही है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यहां पर हम जितने भी यहां बैठे हैं इस कार्यक्रम में कम से कम हमारे विद्वान महोदय लोग, हमारे अध्यक्ष महोदय के सामने अपने आप में एक अपनी प्रतिश्रुति हम बनाए, शपथ लें कि अपने इन महान कथाकारों, कवियों, रचनाकारों की रचनाओं को हम नहीं भूलेंगे, उससे अपना परिचय बनाएंगे। कोई विश्व का दूसरा कथाकार उतना महान नहीं हो सकता जितना आपके अपने क्षेत्र का हो सकता है, क्योंकि आपके अपने क्षेत्र का जो कथाकार होगा उसमें आपके जीवन का संगीत सुनाई पड़ेगा, उसमें आपकी समस्याओं, आपकी विशेषताओं, आपके देश, आपके प्रेम का परिचय मिलेगा। कोई इंग्लैंड से आकर के यहां आपकी कथा नहीं लिख सकता है, लिखेगा भी तो मात्र दिखाऊ होगा। इसलिए इन शब्दों के साथ हमारे महानतम